हिमालय की ऊंचाइयों में नेपाल एक छोटा सा देश है जो बड़े देशों के सामने बौना सा लगता है। इंडिया, जो हिस्टोरिकली हैवी वेट रहा है, उसका हमेशा से दबदबा रहा है। लेकिन अब इस गेम में एक नया प्लेयर आ गया है, चाइना। खूब सारा पैसा और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ चाइना ने इस पहाड़ी देश पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। दांव बहुत ऊंचे हैं। नेपाल अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और अनटैप्ड रिसोर्सेज के साथ जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मोहरा बन गया है। सदियों से नेपाल अपने ताकतवर पड़ोसियों के बीच एक रस्सी पर चलता आया है। अपनी आजादी बनाए रखना एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट रहा है। लेकिन चाइना के उभार से नई चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज सामने आई हैं। नेपाल खुद को एक रस्साकशी में फंसा हुआ पाता है, जहां चाइना और इंडिया प्रभाव के लिए मुकाबला कर रहे हैं। यह सिर्फ एक रीजनल पावर प्ले नहीं है। दुनिया देख रही है कि चाइना के इरादे उसकी सीमाओं से आगे बढ़ रहे हैं। नेपाल चाइना की ग्लोबल स्ट्रैटेजी का एक छोटा सा नमूना है। यह कहानी है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इकोनॉमिक वादों और पॉलिटिकल दांवपेच की। यह एक ऐसी कहानी है जिसके मायने हिमालय से कहीं ज्यादा हैं। हिमालय में बदलाव की हवा बह रही है। नेपाल में चीन की मौजूदगी दिन ब दिन और ज्यादा दिखाई देने लगी है। ऊंचे ऊंचे पुलों से लेकर फैली हुई सड़कों तक चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हर जगह दिखाई देते हैं। लाखों डॉलर्स की एड और इन्वेस्टमेंट देश में आ रहा है, डेवलपमेंट और खुशहाली का वादा करते हुए। पर किस कीमत पर? चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या बीआरआई इन्फ्लुएंस बढ़ाने की इस कोशिश के केंद्र में है। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का मकसद है एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़कों, रेलवेज और पोर्ट्स के नेटवर्क के जरिए जोड़ना। नेपाल, जो चाइना और इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, इस चेन में एक अहम कड़ी है। चीन ने बीआरआई के तहत नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने का वादा किया है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट और स्टील से कहीं ज्यादा हैं। ये चीन की बढ़ती हुई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ताकत को दिखाते हैं। जैसे जैसे नेपाल चीन के इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा निर्भर होता जा रहा है, बीजिंग का दबदबा बढ़ रहा है। यह इन्फ्लुएंस नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम तक पहुंचता है, क्योंकि चीन अपनी पैठ बनाना चाहता है और पॉलिसी डिसीजंस को अपने हिसाब से ढालना चाहता है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट का जो अट्रैक्शन है वो तो साफ दिखता है। नेपाल जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए जो पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से जूझ रही है, चाइनीज एड और इन्वेस्टमेंट एक लाइफलाइन की तरह है। रोड्स, रेलवेज और पावर प्लांट से रिमोट कम्युनिटीज को कनेक्ट करने, इकोनॉमी को बूस्ट करने और लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने का प्रॉमिस है। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चिंताएं भी हैं। क्रिटिक्स एक डेड ट्रैप डिप्लोमेसी स्ट्रैटेजी की वार्निंग दे रहे हैं। उनका कहना है कि चाइना अपनी इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल करके डेवलपिंग कंट्रीज पर इतना ज्यादा कर्ज डाल रहा है जिसे वो चुका नहीं सकते, और ऐसी सिचुएशन बना रहा है जहां ये देश बीजिंग के दबाव में आ जाए। जैसे श्रीलंका में गवर्नमेंट को एपीएनए डेट डिफॉल्ट करने के बाद ई के स्ट्रेटेजिक पोर्ट एक चाइनीज कंपनी को लीज पर देना पड़ा। नेपाल का चाइनीज इन्वेस्टमेंट के साथ एक्सपीरियंस मिला जुला रहा है। जहां कुछ प्रोजेक्ट्स से तो सीधे सीधे फायदे हुए हैं, वहीं दूसरे प्रोजेक्ट्स डिलेज, करप्शन और एनवायरमेंटल कंसर्न से जूझते रहे हैं। सवाल यही है, क्या नेपाल चाइनीज इन्वेस्टमेंट का फायदा कर्ज और निर्भरता के जाल में फंसे बिना उठा सकता है? इमेजिन कीजिए, आप रग्ड हिमालयाज में ट्रैकिंग कर रहे हैं, एंशिएंट माउंटेन्स आसमान को पियर्स कर रहे हैं। सडनली रफ पार्ट एक स्मूथ एसफाल्ट में गिव वे करता है। एक ब्रांड न्यू हाईवे वाइल्डरनेस से कट थ्रू करता है। एक लैंड जो टाइम में फ्रोजन है, उसमें मॉडर्निटी का एक रिबन। ये पिक्चर है नेपाल में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, बीआरआई। चाइना का ग्लोबल कनेक्टिविटी का ग्रैंड विजन, उसे नेपाल में फर्टाइल ग्राउंड मिल गया है। डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के प्रोमिसेस के साथ चाइना ने रोड्स, रेलवेज और एयरपोर्ट्स बिल्ड करने के लिए बिलियंस प्लेज किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स अक्सर रिमोट और चैलेंजिंग टेरेन में चाइना की इंजीनियरिंग प्रोग्रेस और उसके इन्फ्लुएंस की हंगर को शोकेस करते हैं। लेकिन इस रोड में भी अपने बम्प्स हैं। क्रिटिक्स इन प्रोजेक्ट्स की हाई कॉस्ट्स की तरफ पॉइंट करते हैं, जो अक्सर चाइनीज लोन्स से फाइनेंस होते हैं। वो एक डेट ट्रैप की वार्न करते हैं, जहां नेपाल को डेट रिलीफ के बदले चाइना को इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कंसेशंस देने के लिए फोर्स किया जा सकता है।
नेपाल जैसे देश के लिए, जिसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है, बीआरआई के वादे बहुत टेम्पटिंग हैं। सोचिए, दूर दराज के गांवों के लिए रिलायबल बिजली, बड़े शहरों को कनेक्ट करती हाई स्पीड रेल और नए ट्रेड रूट्स जो इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करें। यही तो सेडक्टिव पावर है चाइना के इन्वेस्टमेंट की। लेकिन इन कॉन्क्रीट सपनों की सरफेस के नीचे एक गहरी चिंता छिपी हुई है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट का इतना बड़ा स्केल और साथ ही कई डील्स में ट्रांसपेरेंसी की कमी, इसने खतरे की घंटी बजा दी है। नेपाल के पॉलिसी मेकर्स एक दुविधा में फंसे हैं। डेवलपमेंट तो चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर सावधान भी हैं। श्रीलंका के हम्बांतोटा पोर्ट का डर, जिसे एक चाइनीज कंपनी को लीज पर दे दिया गया था जब श्रीलंका अपना कर्ज चुकाने में स्ट्रगल कर रहा था, वो डर आज भी बड़ा है। यह एक कॉशनरी टेल की तरह है कि कैसे एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवरेज के इंस्ट्रूमेंट्स बन सकते हैं। नेपाल, जो चाइना और इंडिया जैसे एशियन जायंट्स के बीच में फंसा हुआ है, उसको हमेशा से ही फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ा है। कई डेकेड्स तक इंडिया का पलड़ा भारी था। उसका इन्फ्लुएंस नेपाल की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और कल्चर में एकदम डीपली गुस्सा हुआ था। लेकिन चाइना के राइज ने इस डायनामिक को एकदम पलट कर रख दिया है। नेपाल अब खुद को एक जियोपॉलिटिकल खींचतान में फंसा हुआ पाता है। इंडिया अपने डोरस्टेप पर चाइना की बढ़ती प्रेजेंस को लेकर चौकन्ना है और इसलिए वो भी नेपाल के साथ अपनी एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। नतीजा ये है कि एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है, जिसमें नेपाल दोनों रिलेशनशिप्स का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, बिना किसी पड़ोसी को नाराज किए। ये बैलेंसिंग एक्ट कई फ्रंट्स पर चल रहा है: ट्रेड एग्रीमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट्स। नेपाल अब एक को दूसरे के खिलाफ भिड़ाकर कंसेशंस निकलवाने और अपने फायदे को मैक्सिमाइज करने में काफी माहिर होता जा रहा है। बीआरआई तो बस शुरुआत है। चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर से भी आगे बीआरआई चाह रहा है और नेपालीज सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर्स में फैल रहा है। चाइनीज कंपनीज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, टेलीकम्युनिकेशंस में इन्वेस्ट कर रही हैं और टूरिज्म में भी, जिससे वो अपनी प्रेजेंस को और मजबूत कर रही है। चाइना का सॉफ्ट पावर भी बीआरआई चाह रहा है। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स, जो चाइनीज लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करते हैं, काठमांडू और दूसरे शहरों में खुल गए हैं। चाइनीज मीडिया आउटलेट्स भी अपनी जगह बना रहे हैं और वेस्टर्न डोमिनेटेड न्यूज लैंडस्केप के मुकाबले एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव पेश कर रहे हैं। यह मल्टीफेसेटेड अप्रोच, जिसमें इकोनॉमिक पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी का कॉम्बिनेशन है, चाइना को नेपाल में अनप्रेसिडेंटेड लेवरेज दे रहा है। जैसे जैसे चाइना का फुटप्रिंट भी आ जा रहा है, वैसे वैसे नेपाल के फ्यूचर को शेप करने की उसकी कैपेसिटी भी आ जा रही है। पपेट मास्टर्स, नेपाल में चाइना का पॉलिटिकल प्लेबुक। पर्दे के पीछे एक अलग ही गेम चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कंक्रीट और स्टील को भूल जाओ। यह दुनिया है बैकरूम डील्स, पॉलिटिकल प्रेशर और सटल मैनिपुलेशन की। चाइना समझता है कि असली इन्फ्लुएंस नेपाल के पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करने में है। उनकी स्ट्रैटेजी मल्टीप्रॉन्ग्ड है। पहला, रिलेशनशिप्स कल्टिवेट करो। चाइनीज डिप्लोमैट्स नेपालीज पॉलिटिशियंस को वाइन एंड डाइन कराते हैं, उन्हें लैविश ट्रिप्स और सपोर्ट के प्रॉमिसेस ऑफर करते हैं। मैसेज क्लियर है, बीजिंग के साथ अलाइन करो और रिवॉर्ड्स पाओ। दूसरा, डिविजन्स को एक्सप्लॉइट करो। नेपाल का पॉलिटिकल सीन नोटोरियसली फ्रैगमेंटेड है। चाइना इन दरारों को एक्सप्लॉइट करता है, डिफरेंट फैक्शंस को एक दूसरे से भिड़ाकर अपने एजेंडा के रेजिस्टेंस को वीकन करता है। तीसरा, नैरेटिव कंट्रोल करो। चाइनीज स्टेट रन मीडिया आउटलेट्स ने नेपाल में अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी है, प्रो चाइना प्रोपेगेंडा पंप कर रहे हैं और किसी भी क्रिटिसिज्म को डाउन प्ले कर रहे हैं। गोल है पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करना और बीजिंग के इंटरेस्ट्स के लिए फेवरेबल क्लाइमेट क्रिएट करना। शर्तें लागू, एड, इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लुएंस पेडलिंग। चीन की ये जेनरोसिटी की एक कीमत होती है। हर डॉलर की एड, हर इन्वेस्टमेंट डील के साथ एक छुपी हुई कंडीशन होती है: पॉलिटिकल लॉयल्टी। नेपाल अब धीरे धीरे खुद को अपने इस नॉर्दर्न नेबर के दबाव में पाता है और बीजिंग जिन इश्यूज को सेंसिटिव मानता है, उन पर उसे उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। तिब्बत का इश्यू ही देख लो ना। चाइना तिब्बतन ऑटोनॉमी के लिए किसी भी सपोर्ट को एक डायरेक्ट थ्रेट मानता है
नेपाल ने बीजिंग के प्रेशर में आकर अपने बॉर्डर्स में रहने वाले टिबेटन रेफ्यूजीज पर क्रैकडाउन किया है, उनकी फ्रीडम्स को कर्टल किया है और उनकी वॉइसेस को साइलेंस किया है। ये तो बस एक एग्जाम्पल है कि कैसे चाइना अपनी इकोनॉमिक क्लाउड का लेवरेज करके डिसेंट को स्टाइफल करता है और अपने पॉलिटिकल एजेंडा को एडवांस करता है। मैसेज क्लियर है, चाइना के कोर इंटरेस्ट्स को चैलेंज करो और कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। यह प्रेशर इंटरनेशनल फोरम्स तक भी जाता है, जहां नेपाल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो चाइना के पोजीशन के साथ वोट करे, भले ही इसका मतलब अपने ओन प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज करना हो या अदर एलाइज को एलियनेट करना हो। डिवाइडेड वी फॉल, नेपाली पॉलिटिकल लैंडस्केप में फूट डालना। नेपाल का पॉलिटिकल लैंडस्केप मतलब वहां की राजनीति अलग अलग आइडियोलॉजीज, एथनिसिटीज और रीजनल इंटरेस्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स जाल है। चाइना इसे एक रुकावट नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखता है। मौजूदा फूट का फायदा उठाकर बीजिंग अपने बढ़ते इन्फ्लुएंस के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बनने से रोक सकता है। एक टैक्टिक है कुछ खास पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करीबी रिश्ते बनाना, अक्सर उन पार्टीज के साथ जिनका रुख ज्यादा प्रो चाइना होता है। फाइनेंशियल सपोर्ट, मीडिया में अच्छी कवरेज और बड़े चाइनीज ऑफिशियल्स तक पहुंच, ये कुछ पर्क्स हैं जो उन लोगों को दिए जाते हैं जो उनका साथ देते हैं। इससे एक पैट्रनेज का सिस्टम बनता है जहां कुछ पार्टीज बीजिंग की एहसानमंद हो जाती है और नेपाली गवर्नमेंट के अंदर चाइनीज इंटरेस्ट्स के लिए डिफैक्टो प्रॉक्सीज की तरह काम करती है। एक और टैक्टिक है अलग अलग एथनिक ग्रुप्स या रीजन्स के बीच पहले से मौजूद तनाव को और भड़काना। गुपचुप तरीके से एक साइड को दूसरी साइड से ज्यादा सपोर्ट करके चाइना मौजूदा शिकायतों को और बढ़ा सकता है और अस्थिरता का माहौल पैदा कर सकता है। इससे ध्यान चाइना की अपनी एक्टिविटीज से हट जाता है और एक बंटे हुए और कमजोर देश में उसके लिए इन्फ्लुएंस डालना आसान हो जाता है। सेक्शन 4 बिग ब्रदर सब देख रहा है, सर्वेलेंस और डिसेंट का सप्रेशन। जैसे जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस गहरा होता जा रहा है, वैसे वैसे डिसेंट के लिए उसकी इंटॉलरेंस भी बढ़ती जा रही है। बीजिंग को इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि नेपाल में उसकी बढ़ती प्रेजेंस के खिलाफ पुशबैक हो सकता है। किसी भी ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन को पहले ही रोकने के लिए चाइना ने अपने सर्वेलेंस और सप्रेशन के मॉडल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और ऐसे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट कर रहा है जो उसकी पॉलिसीज के क्रिटिकल समझे जाते हैं। एक अलार्मिंग ट्रेंड है सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास, इंटरनेट मॉनिटरिंग सिस्टम्स और दूसरे हाईटेक टूल्स नेपाल में डिप्लॉय किए जा रहे हैं, अक्सर चाइनीज असिस्टेंस के साथ। इससे बीजिंग को जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स और यहां तक कि उन ऑर्डिनरी सिटीजन्स की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने की एबिलिटी मिल जाती है जो देश में चाइना के रोल पर कंसर्न्स उठाने की हिम्मत करते हैं। मैसेज साफ है, बिग ब्रदर सब देख रहा है। इससे डर और सेल्फ सेंसरशिप का माहौल बन गया है जहां लोग रिप्राइजल्स के डर से चाइना के एक्शंस के खिलाफ बोलने से कतराते हैं। ओपन डिबेट और क्रिटिकल डिस्कशन के लिए जो स्पेस एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है, वो बीजिंग की कड़ी नजर के नीचे सिकुड़ता जा रहा है। सेक्शन 1 द सॉफ्ट पावर प्लेबुक, चीनी तरीके से दिल और दिमाग जीतना। चीन का खेल लंबा है। वो जानते हैं कि सिर्फ जबरदस्ती से बात नहीं बनेगी। नेपाल को सच में अपना बनाने के लिए उन्हें दिल और दिमाग जीतने होंगे। तो मैदान में आता है चीन का सॉफ्ट पावर प्ले। कल्चरल डिप्लोमेसी, एजुकेशन इनिशिएटिव्स और लोगों के बीच मेलजोल का एक हल्का लेकिन असरदार मिश्रण। इसे चीनी स्टाइल में सबको अपना बनाने की एक कोशिश समझिए। अब कोई सख्त बयान या छुपी हुई धमकियां नहीं, बल्कि अब है मुस्कान, स्कॉलरशिप्स और कल्चरल फेस्टिवल्स। मकसद चीन के बारे में नेपाल की सोच को बदलना, एक सावधान पड़ोसी से एक भरोसेमंद दोस्त और पार्टनर के रूप में। ये दोस्ती के बीज बोने जैसा है, खासकर युवा पीढ़ी के बीच। उन्हें मौके दो, चीनी कल्चर से मिलाओ और देखो कैसे उनकी सोच बदलती है। ये एक लंबा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके रिटर्न्स पोटेंशियली बहुत बड़े हो सकते हैं। एक ऐसा नेपाल जो दुनिया को चीन के नजरिए से देखे। सेक्शन 2 कन्फ्यूशियस कहते हैं चाइनीज कल्चरल सेंटर्स का उदय। याद हैं वो लैंग्वेज क्लासेस जो आपने स्कूल में ली थी? अब सोचो कि वो क्लासरूम सजे हों चाइनीज कैलीग्राफी, सिल्क रोड के नक्शों और कन्फ्यूशियस की तस्वीरों से। स्वागत है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स में, चाइना का कंट्रोवर्शियल मगर
असरदार तरीका अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस फैलाने का। ऊपर से तो ये सब लैंग्वेज और कल्चरल एक्सचेंज के बारे में है। मैंडरिन सीखो, चाइनीज आर्ट को जानो, लूनर न्यू ईयर मनाओ। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि एक हिडन करिकुलम है जो चाइनीज हिस्ट्री और कल्चर का एक साफ सुथरा वर्जन दिखाता है। एक ऐसा वर्जन जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और पॉलिटिकल रिप्रेशन को नजरअंदाज करता है। नेपाल, जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स के लिए उत्सुक है, उसने इन इंस्टीट्यूट्स का खुली बाहों से स्वागत किया है। लेकिन जैसे जैसे इनकी मौजूदगी बढ़ रही है, वैसे वैसे एकेडमिक फ्रीडम और नेपाल के एजुकेशन सिस्टम पर चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं। सेक्शन 3, नैरेटिव को बदलना। नेपाल में चाइना का मीडिया ऑफेंसिव। टैंक्स और ट्रूप्स को भूल जाइए। 21वीं सदी में इंफॉर्मेशन ही नया बैटल ग्राउंड है, और चाइना, जिसे लगता है कि वेस्टर्न मीडिया बायस्ड खबरें दिखाता है, उसका जवाब अपने मीडिया ऑफेंसिव से दे रहा है। नेपाल जैसे देशों को टारगेट करके उन्हें टेलर्ड न्यूज और इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। स्टेट रन मीडिया आउटलेट्स जैसे सिन्हुआ और सीजीटीएन नेपाल में अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। वेस्टर्न डोमिनेटेड मीडिया लैंडस्केप को एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव ऑफर कर रहे हैं। वो चाइना की इकोनॉमिक सक्सेसेस को हाईलाइट करते हैं, नेपाल में उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए उसके विजन को। ये प्रोपेगेंडा का एक सब्टल तरीका है, लेकिन फिर भी इफेक्टिव है। इंफॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल करके चाइना का एम है पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में करना, नेगेटिव नैरेटिव्स को काउंटर करना और नेपाल और दुनिया में अपने रोल की एक ज्यादा पॉजिटिव इमेज प्रमोट करना। सेक्शन 4, पीढ़ियों का फासला। नेपाल के यूथ के लिए चीन का आकर्षण। काठमांडू की सड़कों पर घूमो और ये आपको खुद देखने को मिलेगा। नेपाली नौजवान ट्रेंडी चाइनीज फैशन पहने हुए, अपने फोन पर सी पॉप सुनते हुए और बबल टी के लिए लाइन में लगे हुए। चीन का कल्चरल इन्फ्लुएंस सिर्फ टॉप डाउन नहीं है, ये नेपाली समाज के ताने बाने में समा रहा है, खासकर युवाओं के बीच। एक ऐसी पीढ़ी के लिए जो मौकों की भूखी है और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया से जुड़ी हुई है, चीन उनके लिए मॉडर्निटी, प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डिनामिज्म का प्रतीक है। वो चीन के राइज को एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं, अपने देश के डेवलपमेंट के लिए एक मॉडल। ये जनरेशनल डिवाइड चीन के लिए एक मौका और एक चुनौती दोनों पेश करता है। हालांकि उन्होंने कई नेपाली युवाओं का दिल और दिमाग तो जीत लिया है, उन्हें पुरानी पीढ़ियों का भी सामना करना पड़ेगा जो चीन के इरादों को लेकर स्केप्टिकल हैं और उसके बढ़ते प्रभाव से चौकन्नी है। सेक्शन 1, आगे कुआं पीछे खाई। नेपाल का बैलेंसिंग एक्ट। नेपाल एक छोटा सा देश जो बड़े देशों की छाया में बसा है, एक जियोपॉलिटिकल दुविधा का सामना कर रहा है। एक तरफ है भारत, जो ऐतिहासिक हैवीवेट रहा है, जिसकी मौजूदगी नेपाल के कल्चर और इकोनॉमी में गहराई से जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ है चीन, उभरता हुआ ड्रैगन, जो अपनी इकोनॉमिक ताकत दिखा रहा है और उसके इरादे साफ हैं। इस रस्साकशी में फंसा नेपाल एक टाइट रोप पर चल रहा है। अगर चीन की तरफ ज्यादा झुके तो भारत को नाराज करने का रिस्क है, जो एक जरूरी ट्रेडिंग पार्टनर और सिक्योरिटी की गारंटी देने वाला देश है। और अगर चीन के ऑफर्स को मना किया तो बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के मौके हाथ से निकल जाएंगे। ये एक हाई स्टेक्स गेम है और नेपाल इसे स्ट्रेटजिकली खेलना सीख रहा है। अपनी यूनिक पोजीशन का फायदा उठाते हुए नेपाल दोनों तरफ से कंसेशंस लेने की कोशिश कर रहा है, एक को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करके अपने फायदे मैक्सिमाइज करने के लिए। लेकिन क्या ये डेलिकेट डांस हमेशा ऐसे ही चलता रह सकता है? सेक्शन 2, लोग बटे हुए ड्रैगन की पकड़ पर लोगों की राय। काठमांडू की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चलिए तो आपको उम्मीद और डर दोनों की कानाफूसी सुनाई देगी। नेपाल में चीन की बढ़ती मौजूदगी ने लोगों की राय को बांट दिया है, जिससे सॉवरेंटी, इकोनॉमिक डिपेंडेंस और कल्चरल आइडेंटिटी पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग चीन को एक मसीहा के तौर पर देखते हैं, समृद्धि की एक किरण, एक ऐसे इलाके में जो गरीबी और अंडर डेवलपमेंट से परेशान है। वे इशारा करते हैं चमचमाते नए इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर, इन्वेस्टमेंट की बात की ओर और एक बेहतर भविष्य के वादे की ओर। वहीं दूसरे लोग चीन के इरादों को शक की नजर से देखते हैं, उसके मकसदों से सावधान रहते हैं और उसके बढ़ते असर के मुमकिन नतीजों को लेकर फिक्रमंद हैं।
यह बंटवारा पीढ़ियों के बीच भी है, जहां एक तरफ युवा नेपाली जो चीन की इकोनॉमिक डायनामिज्म और कल्चरल अपील की तरफ खींचे चले आते हैं, वे ज्यादातर पॉजिटिव राय रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुरानी पीढ़ियां, जिन्हें चीन के इतने आगे बढ़ने से पहले का वक्त याद है, वे अपने देश की अपने उत्तरी पड़ोसी पर बढ़ती निर्भरता को लेकर ज्यादा गहरी चिंताएं रखती हैं। सेक्शन 3, द पुशबैक बिगिंस, विरोध की आवाजें और ट्रांसपेरेंसी की मांग। हनीमून वाला टाइम अब खत्म हो गया है। जैसे जैसे चीन की मौजूदगी और ज्यादा फैलती जा रही है, वैसे ही विरोध की आवाजें भी बीआरएच रही हैं। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, जर्नलिस्ट्स और आम नागरिक चीनी डील्स में ट्रांसपेरेंसी की कमी, मेगा प्रोजेक्ट्स के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के कमजोर होने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। चाइनीज फंडेड प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्विजिशन पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और लोकल कम्युनिटीज शिकायत कर रही हैं कि उन्हें सही मुआवजा नहीं मिला और एनवायरमेंटल डैमेज भी हुआ है। चाइनीज कंपनियों से जुड़े करप्शन के आरोपों की जांच कर रहे जर्नलिस्ट्स को इंटिमिडेशन और हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। चीन के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड की आलोचना करने वाले एक्टिविस्ट्स खुद को ऑनलाइन ट्रोल्स और प्रो चाइना मीडिया आउटलेट्स के निशाने पर पाते हैं। मैसेज एकदम क्लियर है, नेपाल शायद चाइनीज इन्वेस्टमेंट का स्वागत करे, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी, अपने एनवायरनमेंट या अपने लोगों की वेल बीइंग की कीमत पर नहीं। ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और नेपाल के अपने लॉज और वैल्यूज के सम्मान की मांग और तेज होती जा रही है। सेक्शन 4, द आर्ट ऑन ऑफ दी डील, नेपाल की स्ट्रेटेजी नए जियोपॉलिटिक्स को नेविगेट करने की। नेपाल खुद को एक चौराहे पर पाता है। पुराना दौर, जहां इंडिया का दबदबा था, अब एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को जगह दे रहा है, जिसमें चाइना का प्रभाव बहुत बड़ा नजर आ रहा है। इस नई हकीकत को नेविगेट करने के लिए एक डेलिकेट टच, इसमें शामिल प्लेयर्स की शार्प अंडरस्टैंडिंग और लंबा गेम खेलने की तैयारी चाहिए। नेपाल की स्ट्रेटेजी मल्टी फेस्टेड है। पहला, अपनी पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई करना। अब सिर्फ इंडिया या चाइना पर निर्भर रहने से संतुष्ट ना होकर नेपाल एक्टिवली दूसरे रीजनल पावर्स जैसे जापान, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन के साथ करीबी रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है। ये डाइवर्सिफिकेशन किसी एक देश पर ओवर डिपेंडेंस के रिस्क से बचाता है और नेपाल की बार्गेनिंग पोजीशन को मजबूत करता है। दूसरा, अपने खुद के हितों को प्राथमिकता देना, चाहे वो ट्रेड डील्स नेगोशिएट करना हो, डेवलपमेंट असिस्टेंस हासिल करना हो या सिक्योरिटी चिंताओं को बैलेंस करना हो। नेपाल सीख रहा है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सबसे ऊपर कैसे रखा जाए। इसका मतलब है उन डील्स को ना कहना जो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, भले ही उनके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हों। तीसरा, अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन का फायदा उठाना। नेपाल एशिया के चौराहे पर बसा है, चाइना और साउथ एशिया के बीच एक गेटवे। ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसे अपने दोनों बड़े पड़ोसियों के साथ नेगोशिएशंस में फायदा पहुंचाती है। अपने पत्ते सही तरह से खेलकर नेपाल इन्वेस्टमेंट आकर्षित कर सकता है, फायदेमंद ट्रेड शर्तें हासिल कर सकता है और उभरते हुए एशियन सेंचुरी में खुद को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित कर सकता है। सेक्शन 1, ड्रैगन की छाया, टाइगर की नजर, एक जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट। नेपाल, जो हिमालयास में ऊंचा बसा है, एक बहुत बड़े स्ट्रगल का केंद्र बिंदु बन गया है। चाइना का लगातार आगे बढ़ना, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लीड कर रहा है, उसने इस छोटे से देश पर अपनी गहरी छाया डाली है। इंडिया, जो पारंपरिक रीजनल पावर है, बढ़ती बेचैनी से देख रहा है, क्योंकि उसका उत्तरी पड़ोसी उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में घुसपैठ कर रहा है। ये सिर्फ सड़कों और रेलवेज की लड़ाई नहीं है, ये दिलों और दिमागों को जीतने की होड़ है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबदबे के लिए। चाइना अपने डीप पॉकेट्स और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ काफी अंदर तक आ गया है, नेपाल पर डेवलपमेंट और खुशहाली के वादों की बौछार कर रहा है। इंडिया, जो अपनी इकोनॉमिक चुनौतियों और अंदरूनी मतभेदों से जूझ रहा है, उसके मात खाने का खतरा है। नेपाल, जो इस जियोपॉलिटिकल रस्साकशी में फंसा है, उसे बहुत संभल कर कदम रखना होगा। वह अपने दोनों ताकतवर पड़ोसियों में से किसी को भी नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकता, जो दोनों ही उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। अपनी सॉवरेंटी बनाए रखने और एक इंडिपेंडेंट रास्ता तय करने के लिए एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत होगी। अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाते हुए और एक पावर को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करके कंसेशंस हासिल करने होंगे।
सेक्शन 2, हिमालय का चौराहा, मल्टीपोलर दुनिया में नेपाल अपनी राह कैसे बनाए। दुनिया अब सिर्फ एक सुपर पावर के हिसाब से नहीं चलती। चीन का उदय, साथ में रूस का फिर से उभरना और क्षेत्रीय ताकतों का बढ़ता दबदबा, इन सब ने मल्टीपोलैरिटी के एक नए दौर की शुरुआत की है। एक ऐसी दुनिया जहां गठबंधन बदलते रहते हैं और पावर डायनामिक्स बहुत पेचीदा हैं। नेपाल के लिए यह चुनौतियां और मौके दोनों लेकर आता है। एक तरफ तो नेपाल को और भी पेचीदा जियोपॉलिटिकल माहौल में रास्ता बनाना होगा, कई एक्टर्स के साथ अपने रिश्तों को ध्यान से बैलेंस करते हुए, जिनमें से हर किसी के अपने हित और एजेंडा हैं। बीच में फंसने का खतरा, किसी बड़े खेल में एक मोहरा बन जाने का, यह सब बहुत असली है। दूसरी तरफ ये मल्टीपोलर दुनिया नेपाल को खुद फैसले लेने की ज्यादा ताकत देती है। अपनी पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई करके, ज्यादा देशों के साथ जुड़कर और किसी एक खेमे में बंधने से इनकार करके, नेपाल अपने लिए एक ज्यादा आजाद रास्ता बना सकता है, अपनी किस्मत खुद बनाने में ज्यादा एक्टिव भूमिका निभाते हुए। सेक्शन 3, दांव बहुत ऊंचे हैं। चाइना का गेम नेपाल और दुनिया के लिए क्या मायने रखता है। नेपाल में चाइना के गेम का जो भी नतीजा होगा, उसके इम्प्लीकेशंस हिमालयास से कहीं ज्यादा दूर तक होंगे। नेपाल एक टेस्ट केस है, चाइना के ग्लोबल एम्बिशंस का एक छोटा सा नमूना, और ये दिखाता है कि वो इंटरनेशनल ऑर्डर को बदलने के लिए अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्लाउड का इस्तेमाल करने को कितना तैयार है। अगर चाइना नेपाल को अपनी मर्जी के आगे झुकाने में कामयाब हो जाता है, तो इससे बेजिंग का हौसला और बढ़ेगा और दुनिया को यह सिग्नल जाएगा कि छोटे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट देश भी उसके इन्फ्लुएंस से बच नहीं सकते। इसका चाइना के ऑर्बिट में मौजूद दूसरे देशों पर एक चिलिंग इफेक्ट पड़ सकता है, जिससे वो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल बदले की कार्रवाई के डर से चाइनीज डिमांड्स के आगे और आसानी से झुक सकते हैं। लेकिन अगर नेपाल चाइनीज प्रेशर को सक्सेसफुली रेजिस्ट कर पाता है, अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखता है और एक ज्यादा डेमोक्रेटिक रास्ते पर चलता है, तो ये एक उम्मीद की किरण बन सकता है, ये दिखाते हुए कि बड़ी मुश्किलों के बावजूद भी ऑथोरिटेरियनिज्म के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डिफेंड किया जा सकता है। पूरी दुनिया देख रही है। दांव बहुत ऊंचे हैं, सिर्फ नेपाल के लिए ही नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी के फ्यूचर और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए भी। आने वाले सालों में नेपाल जो भी चॉइसेस करेगा, उसके बहुत गहरे नतीजे होंगे, जो न सिर्फ उसकी अपनी डेस्टिनी तय करेंगे, बल्कि इस रीजन और दुनिया की किस्मत भी तय करेंगे।